हेलो एवरीवन, आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर 1 क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिल्क फाइबर की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका ओरिजिन, उसकी हिस्ट्री, सबके बारे में बात की है। अब तक हम इतना सब कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम यूनिट सेकेंड को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसका जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आइडेंटिफिकेशन, ऑरिजिन, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रेयॉन एंड नायलॉन। ठीक है, हमने रेयॉन एंड नायलॉन इन दोनों के बारे में हमको सारी चीज़ें पढ़नी है, तो पहले हम रेयॉन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए रेयॉन फाइबर जो है, इसकी हम बात करने से पहले एक चीज़ क्लियर करते हैं कि अब तक जो हमने फाइबर्स पढ़े थे ना, जैसे कि देखिए कॉटन पढ़ा था, ठीक है, लिनन पढ़ा था, वुल पढ़ा, सिल्क पढ़ा, ये सारे के सारे जो थे नेचुरल फाइबर्स थे। कौन से थे? नेचुरल फाइबर्स थे जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते थे। ठीक है, ये हमें प्लांट से प्राप्त होते थे, ये हमें एनिमल से प्राप्त होते थे। ठीक है, लेकिन थे नेचुरल फाइबर्स। लेकिन क्या था कि इन नेचुरल फाइबर्स के अलावा भी कुछ ऐसे फाइबर्स थे जिनका जो मानव था उन्होंने खुद ने इनका निर्माण किया है, या जिन्हें मानवीकृत रेशे कहा जाता है। ठीक है, या मानव जनित रेशे भी कहा जाता है ना। तो जो मानवकृत रेशे हैं या मैन मेड फाइबर्स हैं, मैन मेड फाइबर्स, ठीक है, वो ये दोनों है रेयॉन एंड नायलॉन। ठीक है, इनका निर्माण व्यक्ति ने स्वयं किया था, मानव ने। ठीक है, अब उन्होंने बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करके किया था। कुछ उन्होंने नेचुरल चीज़ों के साथ में केमिकल्स को मिक्स करके किया था, और कुछ एक्चुअली केमिकल्स को ही यूज़ करके उन्होंने रेशे बनाना शुरू किए थे। ठीक है, तो ये जो चीज़ें थी ये मैन मेड फाइबर्स हैं, ठीक है, जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। इन्हें कृत्रिम रेशे भी कहा जाता है, या फिर आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कहा जाता है। ठीक है, कृत्रिम रेशे कहिए या मानवीकृत रेशे कहिए, बिल्कुल सेम चीज़ होती है दोनों। ठीक है, अब देखिए जो रेयॉन है ना, ये बहुत ही स्पेशल फाइबर है। ठीक है, इसका जो ओरिजिन था यह वैसे तो 19th सेंचुरी में किया गया था। ठीक है, इसको आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि इसमें इतना लश्चर होता है, इतना चमक होता है कि यह सिल्क को भी मात दे देता है, इसलिए। ठीक है, इसका जो निर्माण किया जाता है ना, या इसका जो बेसिक कंपोनेंट होता है रेयॉन का, वो होता है कॉटन। अब आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि कॉटन से हम कह रहे हैं कि ये मानव द्वारा बनाया हुआ रेशा है, लेकिन इसमें हम कॉटन कैसे यूज़ कर रहे हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था कि देखिए ह्यूमन ने क्या किया, कुछ नेचुरल फाइबर्स या नेचुरल वेस्ट जो था, ठीक है, नेचुरल फाइबर्स या वेस्ट, उसको केमिकल्स के साथ में मिक्स करके भी इन्होंने क्या किया था, कुछ फाइबर्स को बनाया था। तो वही फाइबर या रेयॉन है। ठीक है, जिसमें नेचुरल चीज़ भी है एज वेल एज केमिकल भी है उसके अंतर्गत, है ना। इसलिए तो इस तरीके से क्या है कि ह्यूमन ने जो वेस्ट प्रोडक्ट थे, नेचुरल फाइबर का वेस्ट बच रहा था, उसके अलावा कोई भी सेलुलोजिक फॉर्म उसके पास है, ठीक है, पेस्ट है उसके पास, तो उसने इन सभी को यूज़ करके केमिकल्स के साथ में मिला करके लिक्विड बनाया, और उस लिक्विड से इन्होंने बाद में धागे बनाए। ठीक है, तो ये जो इससे जो धागा बनता है वो रेयॉन कहलाया। ठीक है, अब देखिए जो रेयॉन की अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं कि ये कहाँ से ओरिजिन हुआ है इसका, है ना, तो देखिए बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है ये फाइबर, रिसेंट ही कुछ सालों पहले ही बना है। ठीक है, वैसे तो अभी कुछ सेंचुरीज का फ़र्क पड़ चुका है, लेकिन तो देखिए सबसे पहले जो रेयॉन का निर्माण था ना, ये काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट ने 1884 में किया था। ठीक है,
काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट नाम के जो वैज्ञानिक थे, ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे, ठीक है, ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1884 में रेयॉन का निर्माण किया था, ठीक है। इनको फादर ऑफ रेयॉन भी कहा जाता है, फादर ऑफ रेयॉन, क्योंकि रेयॉन की खोज एक्चुअली की किसने थी, इन्होंने ही की थी, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ था, इसमें जो रेयॉन फाइबर है इसके ऊपर बहुत सारा काम किया गया था, ठीक है। अब देखिए, जब इन्होंने खुद ने ये बना लिया फाइबर, तो उसके बाद में इन्होंने फ्रांस में ही एक रेयॉन का कारखाना भी खोला था, ठीक है। अब देखिए 1884 में काउंट डी हिलेरी ने सक्सेसफुली रेयॉन फाइबर जो था ये बनाया था, ठीक है। लेकिन इनका जो मेथड था वो था नाइट्रोसेल्यूलोसिक, ठीक है, मेथड था इनका, ठीक है। नाइट्रोसेल्यूलोसिक मेथड या विधि से इन्होंने निर्माण किया था रेयॉन का। अब क्या था, इसके बाद में जर्मन के वैज्ञानिक थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, क्यूप्रामोनियम मेथड से रेयॉन का निर्माण किया, ठीक है, क्यूप्रामोनियम मेथड से किया था इन्होंने, ठीक है। और इसके बाद में विदेश में ही 1892 में विस्कॉस मेथड के थ्रू रेयॉन का प्रोडक्शन किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से जो रेयॉन है, अब देखिए नाइट्रोसेल्यूलोजिक मेथड से, क्यूप्रामोनियम मेथड से और विस्कॉस मेथड से, 3 तरीके के मेथड से रेयॉन का निर्माण किया गया था, ठीक है। अब देखिए हम प्रेजेंट टाइम की जब बात करते हैं ना, तो आजकल विस्कस मेथड का ही यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा, और इसी से रेयॉन का निर्माण किया जाता है। नाइट्रोसेल्यूलोजिक मेथड जो है अब इसको एक्चुअली बंद ही कर दिया गया है, यूज़ में नहीं लिया जाता है। इसका रीज़न क्या है, ये बहुत ही महंगा भी होता है, साथ ही साथ इसकी जो प्रोसेस होती है वो भी बहुत ही कठिन होती है ना, और इसमें जो भी केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं वो बहुत ही ज्वलनशील होते हैं, इसलिए, ठीक है। अब देखिए हमारे इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं, तो इंडिया में 1946 में सबसे पहला जो रेयॉन बना था वो कहाँ बना था, केरला में बनाया गया था, ठीक है। और इसके बाद ही पूरे इंडिया के अंदर धीरे धीरे कुछ कुछ जगहों के ऊपर रेयॉन का निर्माण शुरू हो गया था, ठीक है। अब रेयॉन जो है ना आजकल बहुत फेमस है, लोग इसको इतना यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ही हैंडी फैब्रिक है, साथ ही साथ इसमें सल नहीं पड़ते हैं, ये दिखने में अच्छा लगता है, इसकी ड्रेपिंग क्वालिटी अच्छी होती है, ठीक है। इसको वॉशिंग भी आप कैसे भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कलर फेड का कोई इशू नहीं है, ज़्यादा मेंटेनेंस का प्रॉब्लम नहीं है, तो लोग इसे बहुत प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा प्रचलित कपड़ा है ये रेयॉन का, और साथ ही दिखने में बहुत ही सुंदर भी लगता है, स्मूथ होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, और दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव भी लगता है, ठीक है। इसकी बहुत सारी जो ये क्वालिटीज़ है ना, ये फुल ऑफ क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। तो क्वालिटीज़ इसमें भर के हैं बहुत सारी, तो इसीलिए लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करना पसंद करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो रेयॉन है ना, इसका निर्माण हमें पता है कि जो नेचुरल चीज़ें हैं या नेचुरल वेस्ट है उसके द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो नेचुरल वेस्ट होता है ना उन सब को पीस करके, सुखा वॉश करके साफ़ किया, पीस लिया, पेस्ट बना लिया, केमिकल्स के साथ मिला लिया, छान लिया, फिर क्या लिक्विड बना देते हैं। अब उस लिक्विड को क्या किया जाता है, जैसे कि आप चाय छानते हैं ना, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चाय छानते तो जैसे हमने पहले नेचुरल वेस्ट को क्या किया, ड्राई कर लिया, क्लीन किया, ठीक है, और हमने इसको ग्राइंड कर लिया, है ना। ग्राइंड करने के बाद में क्या किया, हमने एक पेस्ट फॉर्म किया, किसके साथ में, ग्राइंड के जस्ट बाद में केमिकल्स को मिक्स कर दिया, ठीक है। ये जो पेस्ट था, इस पेस्ट को आप फिल्टर करते हो, फिल्टर जैसे कि आप घर में चाय छानते हो ना, तो चाय छानने से क्या होता है, कचरा कचरा सारा जो चाय पत्ती का रहता है वो अलग निकल जाता है ना, और चाय नीचे छन करके आ जाती है। उसी तरीके से जो पेस्ट होगा वो तो आ जाएगा हमारे पास में, और जो भी उसमें अशुद्धियाँ होगी वो फिल्ट्रेशन के दौरान निकल जाएगी। अब क्या होता है, जो हमारे पास में एक क्लियर, या जो हम कहेंगे फिर से हमारे पास में एक पेस्ट आ जाता है, इसको क्या किया जाता है, जिससे कि एक बहुत ही ईजी एग्जांपल है जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप नमकीन बनाते हैं घर पे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा वो
इंस्ट्रूमेंट रहता है, उसमें इस तरीके से पकड़ने की डंडी रहती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, नीचे की तरफ एक जाली होती है जिसमें बहुत से छोटे छोटे छेद होते हैं। आप क्या करते हैं, जो भी आपका डो होता है ना, उसको इसमें भर करके इसका ढक्कन बंद करके ऊपर से प्रेशर देके घुमाते हैं। तो क्या होता है, प्रेशर पड़ने की वजह से जो नीचे ये जो रहती है ना छेद, इनमें से जो बैटर होता है वो या डो होता है वो इस तरीके से निकलने लग जाता है। ठीक है, और आप उसको तुरंत हॉट ऑयल में ही सीधा डालते हैं तो जो एक डो, सॉफ्ट डो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एकदम सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जो नमकीन फ्राई होकर के निकलती है ना, वो एकदम क्रिस्पी सी होती है ना। उसी तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर जो पेस्ट है ये कैसे सेमी लिक्विड कंडीशन में होता है। ठीक है, इस पेस्ट को क्या किया, ऐसे बड़े बड़े से स्पिनरेट के टैंक्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, ठीक है, उनमें जालियाँ लगी होती है जिस पे बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं। अब ये जो छेद होते हैं ना, ये धागा कितना मोटा चाहिए उसके आधार पर रखे जाते हैं। ठीक है, इसमें इस पेस्ट को भर दिया जाएगा और ऊपर से पैक कर दिया जाता है। अब इसके ऊपर डाला जाता है प्रेशर। प्रेशर डालने से क्या होता है कि ये जो छेद हैं, जिसे स्पिनरेट कहा जाता है एक्चुअली, यहाँ से जो पेस्ट है वो बाहर निकलने लग जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या किया जाता है, यहाँ पर या तो हॉट एयर पास की जाएगी, कोल्ड एयर पास की जाती है, ठीक है, या फिर ह्यूमिड एनवायरनमेंट रखा जाता है या स्टीमिंग एनवायरनमेंट रखा जाता है। यह डिपेंड करता है कि आप कौन सा रेयॉन बना रहे हैं। ठीक है, तो ये मीडियम पास करने से क्या होता है, ये जो लिक्विड फॉर्म के, सेमी लिक्विड फॉर्म के जो ये रेशे बाहर निकल रहे हैं, ये अब आकर के कैसे बन जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे। ठीक है, सॉलिड हो जाते हैं लेकिन ये स्मूथ होते हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबल होते हैं। तो इनको कलेक्ट कर लिया जाता है, फिर आगे इनकी ड्राइंग का प्रोसेस और वो सब किया जाता है, ट्विस्टिंग दे करके धागा बना लिया जाता है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है इसकी, आधी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्योंकि केमिकल से बन रहा है, ठीक है, लैब में बनता है, फैक्ट्रीज़ में बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग होगी बाकी की प्रोसेस। सेम जैसे कि हमारे नेचुरल फाइबर्स, एनिमल फाइबर्स में हम करते हैं ना स्पिनिंग का प्रोसेस, वो इसमें भी फॉलो किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो रेयॉन है, ठीक है, इसमें चेंजेस आते हैं। ठीक है, जो रेयॉन को बनाया जाता है ना, तो इसमें देखिए मेथड जो है, मेथड तो सभी का ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी रेयॉन में चेंजेस होते हैं और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस जो होता है ये दो रीज़न से आता है, जिसमें पहला रीज़न क्या है कि रॉ मटेरियल कैसा है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इस पर निर्भर करता है कि जो रेयॉन का फाइबर है वो कैसा बनेगा। ठीक है, और जो दूसरा होता है वो है यूज़ ऑफ केमिकल्स, है ना, किस प्रकार के केमिकल्स का यूज़ किया गया है, उसके अकॉर्डिंग जो रेयॉन का फाइबर होगा वो बनेगा। ठीक है, और तीसरा है स्पेशल फीचर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में कौन से स्पेशल फीचर्स का या किस स्पेशल मेथड का या किस विशेष चीज़ का यूज़ किया गया है, किस फीचर का यूज़ किया गया है जिससे कि उसमें विविधता आई है। ठीक है, तो ये तीन रीज़न हो सकते हैं रेयॉन के फाइबर्स में डिफरेंस लाने। ठीक है, अब हम बात करेंगे, देखिए, काइंड्स ऑफ रेयॉन या टाइप्स ऑफ रेयॉन। ठीक है, कि कितने प्रकार का रेयॉन होता है ना। अब जो इसको बनाने की मेथड है ना, रेयॉन मैन्युफैक्चरिंग मेथड, इसके आधार पर ना इसको दो भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, जिसमें से आपका जो पहला भाग आता है क्लासिफिकेशन का, वो आता है रीजनरेटेड सेल्यूलोजिक रेयॉन। ठीक है, रीजनरेटेड सेल्यूलोजिक रेयॉन। और जो दूसरा आता है वो आता है सेल्यूलोजिक या सेल्यूलोज भी कह सकते हैं आप इसे, एसीटेट रेयॉन। ठीक है, तो ये दो प्रकार का होता है मेनली। ठीक है, अब जो रीजनरेटेड सेल्यूलोजिक रेयॉन होता है यह वापस आगे तीन प्रकार का होता है ना, जिसमें पहला मेथड आता है वो है नाइट्रो
सेल्यूलोजिक मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड जो इसका आता है वो है क्यूप्रामोनियम मेथड। ठीक है, और जो तीसरा मेथड आता है वो है विस्कोस मेथड, है ना। और जो एसिटेट सेल्यूलोजिक रेयॉन जो होता है इसमें यही इसका मेथड होता है। ठीक है, तो देखिए 3 प्रकार और 4, तो हम 4 टोटल टाइप्स पढ़ेंगे कि 4 मेथड्स पढ़ेंगे कि कैसे रेयॉन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब देखिए पहले हम रीजनरेटेड सेल्यूलोजिक रेयॉन को स्टडी करेंगे और उसके बाद में हम इस सेकंड टाइप पर आएंगे। ठीक है, जो रीजनरेटेड सेल्यूलोजिक रेयॉन है, रीजनरेटेड मीन्स किसी चीज़ को रीजनरेट किया जा रहा है, पुनः उसका निर्माण किया जा रहा है, मीन्स कुछ है पहले वो चीज़, उसी से हम वापस आगे कोई नई चीज़ बना रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपको पता चल गया कि इसके अंदर वेस्ट का या नेचुरल फाइबर्स है, इनका चीज़ों का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला मेथड हम पढ़ते हैं नाइट्रो सेल्यूलोजिक मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रेयॉन, है ना। देखो ये जो मेथड था यह काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट ने दिया था। ठीक है, कब दिया था? 1884 में दिया था, है ना। हमने अभी हिस्ट्री और ऑरिजिन में पढ़ा था, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ रेयॉन कहा जाता है। ठीक है, देखो इस मेथड को सबसे पहले तो यूज़ किया गया था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसका यूज़ नहीं किया जाता है। रीज़न क्या है? एक तो मेथड बहुत ही महंगा है, और दूसरा इसमें जो केमिकल्स का यूज़ किया जाता है वो बहुत ही ज्वलनशील या फ्लेमेबल होते हैं। ठीक है, तो बहुत खतरा रहता है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, इस मेथड में क्या किया जाता है, जो कॉटन लिंटर्स होते हैं, ठीक है, या जिनको आप कह सकते हो रुई की पट्टियाँ, ठीक है, इनको क्या किया जाता है, सबसे पहले नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड, है ना, HNO3 जो है उसके साथ में प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में पहले क्या करवाई जाती है, क्रिया करवाई जाती है। ठीक है, एक प्रोसेस करवाया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमको एक सॉल्यूशन मिल जाता है, मीन्स एक आपको घोल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यह क्या है, हमने कॉटन लिंटर्स जो थी रुई की पट्टियाँ, इनको HNO3 और H2SO4 से क्रिया करा करके एक घोल प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब यह जो घोल रहता है ना, इसकी क्या की जाती है, ईथर से, ईथर व अल्कोहल से इसकी प्रतिक्रिया करवाई जाती है। ठीक है, तो फिर से आपने इनको रिएक्ट करवाया, तो इससे फिर से आपको क्या मिला, एक गाढ़ा सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, एक थिक सॉल्यूशन या एक गाढ़ा घोल प्राप्त होता है। ठीक है, अब यह जो गाढ़ा घोल प्राप्त होता है ना, इसको हम कहते हैं कोलाइडल घोल या कोलाइडल सॉल्यूशन कहा जाता है इसको। ठीक है, इस कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या किया जाता है, स्पिन रेट से पास किया जाता है। ठीक है, स्पिन रेट से पास करेंगे ना, तो उससे क्या होगा, रेयॉन का जो रेशा होगा वो निकल करके आ जाता है। ठीक है, अब देखिए कॉटन लिंटर्स की हमने HNO3 पास किया तो धागा प्राप्त हो जाता है ना। अभी हम इसको एक रिएक्शन की फॉर्म में या एक फ्लो चार्ट में या पढ़ लेंगे तो फिर से हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए कॉटन लिंटर्स को HNO3 और H2SO4 के साथ में रिएक्ट करवाया, तो हमें सबसे पहले मिल जाता है नाइट्रो सेल्यूलोज। ठीक है, जो यहाँ पर सोल्यूशन था ना, ये नाइट्रो सेल्यूलोज का सोल्यूशन होता है। ठीक है, अब इस नाइट्रो सेल्यूलोज की क्या कराई हमने, ईथर और अल्कोहल के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो उससे हमको क्या मिलता है, एक कोलाइडल घोल प्राप्त हो जाता है।
ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन प्राप्त होता है, अब हम क्या करेंगे, इसको स्पिनरेट से पास करेंगे, स्पिनरेट से पास थ्रू स्पिनरेट। ठीक है, जब स्पिनरेट से पास करते हैं ना, तो देखिए ऐसे ऐसे से आपके पास में रेशे जो होंगे, रेयॉन का रेशा आपको प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपने ईथर एंड एल्कोहल जो यूज़ करी थी ना, एल्कोहल, ये दोनों क्या करती है, उड़ जाती है, वाष्पीकृत हो जाती है। तो आपको क्या है, रेयॉन फाइबर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आया आपको प्रोसेस समझ में? बहुत ही इजी और छोटा सा प्रोसेस है, जिसमें हम वेस्ट या नेचुरल चीज़ों के साथ कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हुए और उससे हम धागे बनाते हैं। ठीक है, अब जो इससे हमारे पास धागा प्राप्त होता है ना, इस धागे की क्या की जाती है, इसको थोड़ा सा खींच लिया जाता है, ट्विस्टिंग कर दी जाती है, इवन कर लिया जाता है, और फिर इसको स्पून पर लपेट लिया जाता है। ठीक है, स्पून पर लपेट लिया जाता है, कोन्स पर लपेटा जा सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमें धागा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये मेथड था नाइट्रोसेल्यूलोसिक मेथड, जिससे कि रेयॉन बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए आज के इस लेक्चर में हमने बात करी रेयॉन फाइबर के ओरिजिन के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में, और कितने टाइप्स का होता है, और उसमें से हमने एक टाइप को आज डिस्कस किया है, वो है नाइट्रोसेल्यूलोसिक मेथड से रेयॉन बनाना। ठीक है, जो इसके अगले टाइप्स हैं, ठीक है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।